साथियों, मैं अब मंच पे एक ऐसी शख्सियत को बुला रहा हूं जो एक हमारे एरिया की शान है। साथी जिन्होंने 3 बार जेआरएफ क्वालिफाई करके प्रदेश में टॉप किया है। अभी सभी लोग तालियों से उनका स्वागत कीजिए। मैं मंच पे आमंत्रित कर रहा हूं डॉक्टर नीरज को कि वो मंच पे आए और हमें अपने वक्तव्य से अवगत कराएं। डॉक्टर नीरज जी को जय भीम, जय भीम, जय भीम। नीरज जी को जय भीम, जय भीम, जय भीम। नीरज भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। नीरज भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। इस जनसभा और रैली में पधारे गिरिपार के सभी गणमान्य व्यक्ति, माताएं, बहनें और समस्त बुद्धिजीवी समाज का मैं यहाँ पधारने पर हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज मैं इस मंच से गिरिपार के सभी चिंतनशील व्यक्तियों, चिंतनशील का मतलब है जो सोचते हैं समाज को आगे ले जाने के बारे में, उनसे एक अपील करना चाहता हूं और आशा करता हूं कि मेरी जो बातें हैं उनको खुले मन से आप सुनेंगे। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल ही उसको संकीर्ण मानसिकता से नहीं, खुले मन से आप उनको सुनेंगे। और ये जो अपील है यहाँ पे रैली में पधारे हुए लोगों के साथ साथ गिरिपार के सभी, वो स्वर्ण हो, वो सामान्य वर्ग हो, वो एसटी हो या एससी हो, सभी से मैं यहाँ पे अपील करना चाहता हूँ कि खुले मन से इस पर विचार किया जाए कि क्या हमारे लिए जनजाति सही है या नहीं। तो सबसे पहले एक चीज जिसके ऊपर अभी तक किसी ने नहीं बोला, इन्होंने कम से कम 10-15 महाकुंभलियाँ कर ली है और कहीं पे भी इन्होंने डिफाइन नहीं किया है, परिभाषित नहीं किया है कि एसटी है क्या, एसटी है क्या, जनजाति है क्या, उसकी डेफिनेशन क्या है, जनजाति आई कहां से, क्या सच में वो जनजाति बनने के लायक है। तो इस क्रोनोलॉजी को आप समझ लीजिए। आई थिंक आपको यहाँ पे बहुत कुछ इसके बारे में क्लियरिटी हो जाएगी। तो सबसे पहले आप अपने बच्चों की किताबें उठा लीजिए। मैं प्रोफेसर साहब से भी ये कहना चाहता हूँ, अपने बच्चों की किताबें उठाइए। आप रिटायर हो चुके हैं लेकिन फिर भी आप अपने बच्चों की एनसीईआरटी की किताबें उठाइए, हिमाचल बोर्ड की किताबें उठाइए और उसमें आपको क्या मिलेगा, जनजाति के बारे में उसको आप पढ़िए। हम रिसर्च करने वाले लोग हैं, हम हाथियों की तरह हवा में फेंकते नहीं हैं। यहाँ पे डाटा के आधार पर, आंकड़ा के आधार पर यहाँ पे बोलते हैं। हम रिसर्च करने वाले लोग हैं। लोग कहते हैं कि पढ़ के बोलते हैं। जिनके पास डाटा होता है, जिनके पास तथ्य होते हैं, वो तथ्यों पे बात करते हैं, हवा में बात नहीं करते हैं। यहाँ पे मैं उनसे कहना चाहता हूँ, आप अपने डॉक्टर एस नंदा है, डॉक्टर है, शिक्षा के डॉक्टर, बहुत बड़े डॉक्टर है। उन्होंने बुक लिखी है पॉलिटिकल साइंस एंड डेमोक्रेसी इन इंडिया, 2007 में ये बुक लिखी है। पेज नंबर भी बता देता हूँ, पेज नंबर 469 से लेके 480 में आप इसको पढ़िए। जनजाति के बारे में उन्होंने लिखा क्या है, इसमें लिखा है कि सबसे पहले समाज के अंदर वर्ण व्यवस्था थी भारत में और 4 वर्ण हुआ करते थे। उसमें वैश्य, उसमें सबसे जो ऊंचा था वो था ब्राह्मण, उसके बाद क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य और सबसे नीचा था शूद्र। सबसे नीचे था शूद्र और उसका शोषण किया जाता था। ठीक है, सबसे नीचे शूद्र था। अब जब हम वैदिक युग देखते हैं, वैदिक युग में शूद्र को कहा गया चंडाल, वैदिक युग में शूद्र को कहा गया चंडाल, मध्य युग में कहा गया अछूत, ब्रिटिश काल में कहा गया दलित, गांधी ने कहा हरिजन और स्वतंत्रता के बाद इन्हें कहा गया एससी और एसटी। क्रोनोलॉजी यहाँ पे समझिए, जो पहले शूद्र था उसके बाद उसे कहा गया दलित, उसे कहा गया हरिजन और स्वतंत्रता के बाद उसे कहा गया अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति। कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब ये हुआ कि आज जो ये बड़े, जो इनके पास अपनी एक सम्मान था, बहुत ही प्रतिष्ठा के साथ बोलते थे हम क्या है, हम है स्वर्ण, लेकिन आज बोल रहे हैं हम है शूद्र। क्यों बोल रहे हैं, उस चीज को समझने की यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरत है। 5000 सालों से जो लोग खुद को स्वर्ण मानते थे और आज स्वर्ण आयोग की मांग उठाते हैं, ऐसा क्या हो गया कि खुद को शूद्र और दलित घोषित करने पर उतारू हो गए हैं।
क्या हुआ कि पुरखों की शान बान और श्रेष्ठता को त्यागने के लिए तैयार हो गए हैं। भगवान परशुराम ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं और स्वर्ण समाज के लोग दादा परशुराम का नारा लगाते हैं। ऐसा क्या हो गया कि आज ये लोग खुद को ब्राह्मण नहीं भाट मान रहे हैं। खुद कहते हैं कि हमारे दादा परशुराम हैं, परशुराम एक ब्राह्मण थे और आज ये इनको ऐसी मजबूरी क्या आ गई कि आज हम ब्राह्मण है ही नहीं। ये कह रहे हैं हम ब्राह्मण है ही नहीं, हम तो भाट है। उसके साथ साथ राजपूतों की आराध्य देवी माँ भवानी हमारी भी आराध्य देवी है, लेकिन राजपूतों ने कब्जा किया है कि माँ भवानी हमारी है और माँ भवानी की खुद को संतान मानने वाले और जय राजपूताना का नारा लगाने वाले एकदम से कहते हैं गिरिपार में राजपूत ठाकुर या क्षत्रिय तो रहते ही नहीं है, यहाँ पे तो खशकनेत भाट रहते हैं। जय राजपूताना का नारा लगाते हैं, जय राजपूताना का नारा लगाते हैं, जय भवानी का नारा लगाते हैं और कहते हैं यहाँ तो राजपूत रहते ही नहीं है। ये कैसी दोहरी मानसिकता है इन लोगों की। इसके पीछे का कारण भी आपको बता देता हूं। कारण क्या है कि अपनी श्रेष्ठता छोड़ के ये अपने आप को शूद्र घोषित करने पे तुले हैं। इसके पीछे एकमात्र कारण है 1995, 2006 और 2017 के आरजीआई के कमेंट, जिसमें साफ साफ तौर पर लिखा गया है कि गिरिपार का एरिया ट्राइब नहीं जातियों में विभाजित और वर्ण व्यवस्था और छुआछूत के कारण यहाँ पिछड़ापन है। मतलब ये ट्राइब नहीं है, ये जनजाति नहीं है, ये जातियों में बटा हुआ है और वर्ण व्यवस्था और छुआछूत के कारण यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अभी भी पिछड़ापन फैला हुआ है। ठीक है। और संविधान के अनुच्छेद 342(1) में कहा गया है कि ब्राह्मण, राजपूत और डोमिनेंट कास्ट जितनी भी होती है उन्हें जनजातीय का दर्जा नहीं दिया जा सकता है। ठीक है। और इसीलिए इन्होंने फर्जी रिपोर्ट बनाई और इन्होंने कहा हे आरजीआई महाराज, हे आरजीआई महाराज, गिरिपार के अंदर ब्राह्मण राजपूत नाम की प्रजाति रहती ही नहीं है, यहाँ तो खशकनेत और भाट रहते हैं। और यही कारण है फर्जी हाथियों का निकले जाति बदलना नहीं है, फर्जी हाथियों का निकले जाति बदलना नहीं है। हाथी एक बहाना है, एट्रोसिटी हटाना है, हाथी एक बहाना है, एट्रोसिटी हटाना है। नकली हाथी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नकली हाथी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेंगे। आरजीआई की रिपोर्ट में तो जाति परिवर्तन की जा सकती है। मैं हाटियों से कहता हूं आरजीआई की रिपोर्ट में तो जाति परिवर्तन की जा सकती है, लेकिन हाटी के जो लोग हैं वो रेवेन्यू रिकॉर्ड से छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। जहां पे ब्राह्मण और जहां पे राजपूत लिखा है उसको नहीं बदला जा सकता है। और मैं इतना भी बोल दूं, यहाँ पे ताल ठोक के बोलता हूं, आप बदल के देखिए। ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है, ऐसा कोई भी कानून के अंदर प्रावधान नहीं है कि आप जाति बदलो। अगर ऐसा पॉसिबल है तो हमारे जितने भी दलित भाई अपने आप को ब्राह्मण घोषित करने के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे अगर जाति बदलना पॉसिबल है। दलित एकता जिंदाबाद, 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 दलित एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इतना भी बोल दूं, हाटी को अगर जनजाति का दर्जा दिया गया तो फायदा सिर्फ खशकनेत और भाट ले पाएंगे। ब्राह्मण जो रिकॉर्ड के अंदर ब्राह्मण है, पुंडीर है, चौहान है, राणा है, राजपूत है, पाबूच है, मियाँ है, कंवर है, उन लोगों को जनजातीय का सर्टिफिकेट बनेगा ही नहीं। उन लोगों का सर्टिफिकेट यानी इसका फायदा उन लोगों का है जिनका पहले से ही खशकनेत और भाट लिखा हुआ है, केवल उन्हीं को इसका फायदा मिलेगा। और इन लोगों ने क्या है, इन लोगों ने उनको भी गुमराह किया है। सभी लोग गुमराह है यहाँ पे। यहाँ तक कि मैं आपको बता दूं, अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है, आप चंबा के अंदर जाइए और चंबा के अंदर आपको देखने को मिलेगा जो एरिया ट्राइबल घोषित हुआ है वहां पे चनाल कास्ट जो है, चनाल कास्ट जो एससी में आती है, उन लोगों को एससी का दर्जा नहीं दिया गया है। उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे कारण ये कि वो रिवेन्यू रिकॉर्ड को जनरेट नहीं कर पाए, उनके पास रिवेन्यू रिकॉर्ड ही नहीं है। उनको तो स्वर्ण माना गया है चलान, लेकिन स्वर्ण उनको माना गया है। इस तरीके की स्थिति बनेगी गिरिपार में और सभी को इसका दर्जा नहीं मिलने वाला है और यह भी यहां पे बताया नहीं गया है हाटियों के द्वारा। दूसरा जो मुद्दा है विकास का मुद्दा, विकास के नाम पे उछले हैं, विकास के नाम पे भड़का रहे हैं कि बड़ा विकास हो जाएगा जी।
तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जितने भी बुद्धिजीवी है, प्रोफेसर है, पीएचडी स्कॉलर है जो इनके साथ जुड़े हैं, उनसे मैं पूछना चाहूंगा कि विकास कौन सा? ये गुमराह कर रहे हैं, केवल आर्थिक विकास, पैसे की लालच दे रहे हैं, पैसे की लालच। लेकिन विकास का एक्चुअल मायना इनको पता ही नहीं कि विकास होता क्या है। विकास को अगर हम देखें, मोटे तौर पर विकास को 4 भागों में बांटा जाता है। पहला होता है आर्थिक विकास, जिसकी लालच ये दे रहे हैं। दूसरा होता है सामाजिक विकास, तीसरा होता है राजनीतिक विकास, चौथा होता है मानसिक विकास। और यहाँ पे मैं आप सब लोगों को कहना चाहता हूं, थोड़ा बहुत फंड आएगा, उतना भी नहीं आएगा जितना इन्होंने दावे किए हैं, और एक्चुअल में फंड मिलता भी नहीं है। आम आदमी तक को तो फंड मिलता भी नहीं है। ठीक है, इससे होगा क्या? ये चारों मिलकर, ये जो मैंने आपको विकास भी बताए, चारों मिलकर ये कहलाते हैं चहुमुखी विकास, ओवरऑल डेवलपमेंट। केंद्रीय हाटी समिति द्वारा समाज से जनजातीय घोषित होने के नुकसानों को भी छुपाया गया है। केवल एक आर्थिक विकास यानी केंद्रीय फंड का लालच भोली भाली जनता को दिया गया है, जो वास्तविकता में लोगों तक पहुंचता ही नहीं है। जबकि सही मायने में जनजाति घोषित करने से विकास हो ही नहीं सकता है। यदि ऐसा होता तो पूरे भारत को जनजातीय घोषित कर दो, और ऐसा करके आप पूरे भारत को क्या है, विकसित कर दो, अगर ये पॉसिबल है। लेकिन ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर ऐसा होता तो 60 सालों में आपका जौनसार बावर लंदन बन चुका होता, लंदन। लेकिन वास्तविकता में आप देखोगे जौनसार बाबर के हालात 60 सालों में हमारे सिरमौर से भी बद से बदतर है। तो किस प्रकार का विकास आप करना चाहते हैं? वहां पे स्वास्थ्य सुविधाओं के मामले में वो पीछे हैं, शिक्षा के मामले में आपका जौनसार बाबर पीछे है, गिरिपार आगे चल रहा है बिना किसी एसटी के दर्जे के भी। तो आप किस विकास की बात कर रहे हैं, वो मुझे समझ नहीं आ रहा है। अब समाज की हम बात करते हैं कि सामाजिक विकास को घाटा किस तरीके से हो रहा है। देखिए, समाज 2 प्रकार का होता है, मेनली 2 प्रकार का समाज होता है। एक होता है सभ्य समाज और दूसरा होता है आदिम समाज। आदिम समाज क्या होता है? जिसमें जनजातीय लोग रहते हैं, जंगली लोग रहते हैं, जो मुख्य धारा से कटे रहते हैं, जिनके पास ना तो शिक्षा है, किसी भी प्रकार की ना फैसिलिटी है। ठीक है, उन लोगों को कहा जाता है आदिम समाज। और पुराने रीति रिवाज, अंधविश्वासों में जो विश्वास करते हैं, वो है आपका आदिम समाज, जो ये बनाना चाहते हैं हमें। दूसरा होता है सभ्य समाज। सभ्य समाज, इसे लोकतांत्रिक समाज भी कहा जाता है, और न्याय और समानता में विश्वास ये लोग रखते हैं। आधुनिक विचारों में विश्वास ये रखते हैं, ये प्राचीन संस्कृति में विश्वास रखते हुए उसको आधुनिकता के अनुसार उसमें ये अपने आप को ढालते रहते हैं। तो ये क्या बनाना चाह रहे हैं हमारे को? आदिवासी, आदि मानव, जंगली। तो क्या इससे सामाजिक विकास हो रहा है कि सामाजिक हानि हो रही है? ये हाटियों से मैं पूछना चाहता हूं, क्या आदि मानव सही है कि सभ्य? आदि मानव सही है कि सभ्य? दलितों का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो, दलितों का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। दलितों का शोषण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, दलितों का शोषण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हाटी एक बहाना है, एट्रोसिटी हटाना है, हाटी एक बहाना है, एट्रोसिटी हटाना है। दूसरी बात यहाँ पे जो विकास की गई वो है राजनीतिक विकास। अब क्या राजनीतिक विकास होगा या नहीं, उसके बारे में भी सोच लेते हैं। लोकतांत्रिक राजनीतिक विकास जो पंचायती राज से स्थापित हुआ है, जनजातीय घोषित होने के बाद कबीलाई व्यवस्था में बदल जाएगा, जैसा कि जौनसार बावर में है। दलित और पिछड़े प्रतिनिधित्व से वंचित हो जाएंगे, हमारा कोई भी प्रधान नहीं बन पाएगा, जैसा कि किन्नौर के अंदर आपने देखा होगा। ठीक है, किन्नौर के अंदर 73 सीटें हैं प्रधानों की, और एक भी सीट अनुसूचित जाति के लिए नहीं है। तो ये देखिए आप किस तरीके से हमें वंचित करना चाहते हैं राजनीतिक अधिकारों से। दूसरा है आपका मानसिक विकास। क्या लोगों का मानसिक विकास होगा? यहाँ पे सभी लोग मतलब जितनी भी रिसर्च हुई है उसमें ये प्रूव हो चुका है कि जो लोग बीपीएल के लिए लड़ते हैं ना, कि हमारे को बीपीएल में डाल दो, बीपीएल, वो जिंदगी भर बीपीएल ही रहता है, जिंदगी भर उसकी सोच ही ऊपर नहीं बढ़ पाती है, और बीपीएल से जो जॉब लगती है वो कैटेगरी 4, 3 या 4 में लगती है, आईएएस, एचएस में नहीं लगते बीपीएल के। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा मानसिक विकास भी यहाँ पे कहीं ना कहीं पीछे की ओर जाएगा। और इसलिए केंद्रीय हाटी समिति जो आर्थिक सहायता की बात कर रही है, अगर वो खैरात हमें मिल भी गई, किस आधार पे मिलेगी? अगर वो हमें मिल भी गई, हमें आत्मसम्मान, राजनीतिक, सामाजिक और मानसिक गुलामी की कीमत के आधार पे वो चुकाना पड़ेगा।
आज अगर हम देखें ओबीसी समाज का इससे सबसे ज्यादा घाटा है। सोचने की बात है, ओबीसी समाज का आज सबसे ज्यादा घाटा है क्योंकि ओबीसी का 27% आरक्षण जाने वाला है और उन्हें 7.5% पर लाया जाएगा। और ये भी पक्का नहीं है कि 7.5 मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं पिछले जो हाई कोर्ट के अंदर रिट लगाई गई थी, जो केसेस लगे गए हैं, उसमें कई केसों में ये कहा गया है कि कानून के अंदर ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है कि आप ओबीसी को एसटी बना पाओ, कोई भी प्रावधान नहीं है। तो ओबीसी का ये भी है, कोई इसका मतलब कोई पता नहीं उनको ओबीसी का वो 7.5% एसटी मिलेगा या नहीं मिलेगा। एक तरफ वो अपने 27% से भी जा रहे हैं। दूसरी चीज आवाज दो, आवाज दो। दूसरी चीज, इससे ईडब्ल्यूएस को भी घाटा हो रहा है। ईडब्ल्यूएस का 10% जा रहा है। अब बात आती है कि ये लोग आवाज क्यों नहीं उठा रहे, आवाज इन लोगों के द्वारा उठाई क्यों नहीं जा रही है। उसके पीछे की मानसिकता आपको समझनी पड़ेगी कि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस आवाज क्यों नहीं उठा रहे, क्यों वो 37% से 10% पे आने के लिए तैयार है। उसके पीछे का कारण ये है कि जो लोग ओबीसी से नौकरी प्राप्त कर चुके हैं, जो लोग ओबीसी से पहले ही नौकरी प्राप्त कर चुके हैं, जो उसमें लखपति है, जो उसमें भूपति है, जो ओबीसी की क्रीमी लेयर से ऊपर है, उनको ओबीसी का फायदा नहीं मिलता, उनको ईडब्ल्यूएस का भी फायदा नहीं मिलता। इस चीज को आप समझिए। जो इसमें अमीर लोग हैं ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में, जिनके हाथों में आज सत्ता है, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के हाथों में, जिनकी सैलरी बहुत ज्यादा है या फिर जिनकी नौकरियां, सरकारी नौकरियां लगी है, उनको ओबीसी का फायदा नहीं मिलता। ठीक है, और यही वो लोग हैं जो ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो नौकरी में है, जिनके पास बहुत ज्यादा जमीनें हैं या बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी है, वही लोग ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का फायदा उठा रहे हैं और उनको इस तरीके से गुमराह कर रहे हैं कि आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। एक्चुअल में उनका घाटा हो रहा है। गरीब ब्राह्मणों का, गरीब जो हमारे ईडब्ल्यूएस के लोग हैं, उनको बहुत ज्यादा घाटा हो रहा है, लेकिन इन अमीर लोगों ने उनको गुमराह कर दिया है क्योंकि वही इनका प्रतिनिधित्व करते हैं। हमारे समाज का जो शिवचंद है, इनके समाज में तो हजारों शिवचंद है जो अपने ही लोगों को अपने अधिकारों से वंचित करने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। यहां पर एक बात साफ है, जो 7.5% का आरक्षण एसटी को मिलना है, उसके ऊपर कब्जा किसका होगा? उसके ऊपर कब्जा होगा करोड़पतियों का। किस तरीके से? क्योंकि ये लोग अपने बच्चों को डीएवी में पढ़ाते हैं, अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ाते हैं, आईसीएस जो स्कूल होते हैं आपके, सीबीएसई है, उसमें पढ़ाते हैं। तो उन लोगों के साथ हमारा जो गरीब तबका है, हमारे जो सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले स्वर्ण है, वो भी कंपटीशन नहीं कर पाएंगे। इसमें जो अमीर है, अमीरों को ही फायदा इसमें होने वाला है और ये अमीर केवल 5% है। एससी एसटी का यहाँ पे ज़्यादा नहीं बोलूँगा कि उनको घाटा क्या होने वाला है, क्योंकि सभी लोगों ने यहाँ पे बोल दिया है। एससी एसटी को घाटा क्या है? एट्रोसिटी एक्ट उनका जाएगा, रिजर्वेशन उनकी जाएगी, उनका रोस्टर सिस्टम यहाँ पे जाएगा, जातिवाद बढ़ेगा, बहुत कुछ यहाँ पे घाटा होने वाला है। उसके बारे में वक्ताओं ने पहले ही बता दिया है। लास्ट में मैं उन लोगों को यहाँ पे एक जवाब देना चाहता हूँ जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म से कहते हैं कि अगर एसटी हो गया तो जातिवाद खत्म हो जाएगा, एसटी खत्म हो गया भाईचारा आएगा, जातिवाद बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। उन लोगों को जवाब देना चाहता हूँ, हे हाटी वीरो, आप हमें बताइए जातिवाद खत्म करने का आपके पास रोड मैप क्या है? आप किस तरीके से जाति को खत्म करेंगे? आपने बताया कि आप रोटी बेटी का संबंध बनाएंगे, क्या मंदिरों में दलितों के प्रवेश को रोकने का जो आप षड्यंत्र करते हैं उसको खत्म करेंगे? आपने एक भी रोड मैप नहीं बताया कि किस तरीके से ये जातिवाद खत्म होगा। साथ में वो बड़े बड़े स्कॉलर बनते हैं और वो कहते हैं कि देखिए आज क्या होता है, आज एससी का सर्टिफिकेट बांटा जाता है, एससी का सर्टिफिकेट बांटा जाता है और उस पर जाति लिखी होती है। ठीक है, और जब ये क्षेत्र हाटी जनजातीय घोषित हो जाएगा तो उस पर जाति नहीं होगी, उस पे क्या होगा? उस पे होगा जनजाति, यानी स्वर्ण का भी जनजाति और दलित का भी जनजाति। उन लोगों से मैं दो चीजें यहाँ पे पूछना चाहता हूँ। पहली चीज, जाति का प्रमाण पत्र जब नहीं मिलेगा तो क्या 15% आरक्षण मिलेगा तो कैसे? क्योंकि हमारे पास तो सर्टिफिकेट ही नहीं है। यानी आप क्या ये चाल चल रहे हैं, आप क्या ये षड्यंत्र रच रहे हैं कि जाति का सर्टिफिकेट इनको देना ही नहीं है, इसका मतलब इनका 15% आरक्षण भी गया।
जाति का सर्टिफिकेट आप हमें नहीं देंगे, इसका मतलब आपका एक ये भी षड्यंत्र है। जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, जब वो अपना नॉमिनेशन फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पे क्या लगता है, वहाँ पे लगता है जाति का सर्टिफिकेट। जब आपके पास वो होगा ही नहीं तो आप किसी भी कीमत पर प्रधान नहीं बन सकते हैं। हमारे लोग वहाँ पे प्रधान नहीं बनते। और मेन चीज यहाँ पे ये है, क्या जातिवाद सर्टिफिकेट देख के किया जाता है। वो बोलते हैं कि जब आपको जाति का सर्टिफिकेट ही नहीं मिलेगा तो जातिवाद कैसे होगा। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं क्या आप जातिवाद सर्टिफिकेट देख के करते हैं। जाति का सर्टिफिकेट तो 1950 के बाद बनना शुरू हुआ। इस धरती पे जातिवाद तो 5000 सालों से है, उसके बारे में भी आप सोचिए। दलितों का शोषण बंद करो, दलितों का शोषण बंद करो। तो ये एक प्रकार का षड्यंत्र है, लोगों को गुमराह किया जा रहा है और यहाँ पे समरसता की बात की जा रही है, लेकिन एक्चुअल में ये हाटी घोषित ही इसलिए करना चाहते हैं ताकि अपनी जातिवादी संस्कृति को बचा कर रख सके, जातिवादी खुमली व्यवस्था को बचा के रख सके। यही इनका मुख्य मकसद है। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ, जो आज भी अपने हकों के लिए जागरूक नहीं है और कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं, जो जागरूक है ही नहीं, और आज हमारे समाज के लोग जो कुंभकर्ण की नींद सोए हुए हैं, नरेंद्र भाई के शब्दों में मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ, नरेंद्र भाई के शब्दों में मैं कहना चाहता हूँ, उबे बीजो उबे, ओ लंबी रे सोरे गुड़े उबे बीजो उबे, ए सुनाओ कथी जीशो के गादे बुन रोले। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। डॉक्टर जी को जय भीम, जय भीम, जय भीम, डॉक्टर जी को जय भीम। जय भीम।